हेलो एंड वेलकम टू जेके एग्जाम्स। माय डियर फ्रेंड्स, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 क्या होता है। थोड़ा सा पहली ही लाइन मैंने आपको समझाई थी। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब झंझोड़ना, थोड़ा सा कुछ इधर उधर करके कुछ नया चीज बनाना। एक्ट का मतलब चाहे बिल क्या होती है, एक्ट क्या होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया था। और कल ही के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है आर्टिकल 3? आर्टिकल 3 की वजह से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को क्या पावर्स है। कल के ही लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास पावर्स है कि वो किसी भी स्टेट को जोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, एरिया कम कर सकते हैं, एरिया बढ़ा सकते हैं। ये सारा पावर इंडियन पार्लियामेंट के पास है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया और बहुत सारी जो ऐसी स्टेट्स थी जिनका नाम इधर उधर करके दूसरा नाम रखा गया। ये किसको पावर्स है? ये पार्लियामेंट के पास पावर है। सर आया कहां से? ये हमारे आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को दिया। खैर वो दूसरी बात है, लेकिन हमारी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के तो पास उसके पास तो स्पेशल प्रोविजन था। आर्टिकल 370 था जिसमें यह साफ लिखा था कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स है एक्सेप्ट आर्टिकल 1, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स है वो तब तक जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पे लागू नहीं हो जाएंगे जब तक कि यहां की लेजिस्लेटिव असेंबली इसको कंसेंट ना दे। हां भाई करो, और वो कर सकते थे। देखो दोस्तों, आर्टिकल 370 के बारे में थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। कल का लेक्चर मैंने यहीं पे छोड़ा था जब मैंने आपको बताया था कि कैसे जम्मू एंड कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट करके जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को यूटीज में कन्वर्ट करके जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को यहां पे आर्टिकल 370 खत्म करके ये कैसे किया, पार्लियामेंट ने कैसे किया, इंडियन गवर्नमेंट ने कैसे किया, यही तो मुझे पढ़ाना है आज। तो दोस्तों पहले थोड़ा सा हम नजर डालेंगे आर्टिकल 370 के बारे में, ठीक है ना दोस्तों। आर्टिकल 370 के बारे में देखो दोस्तों क्या हुआ। पहले तो यहां जब हरी सिंह यहां पे थे, ठीक है ना, हरी सिंह राजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर तब प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी। दोस्तों दो स्टेट्स होती है, एक होती है प्रिंसली स्टेट और एक होती है ब्रिटिश प्रोविंसेस या ब्रिटिश इंडिया जिसे कहते थे, और दूसरे थे प्रिंसली स्टेट। दोस्तों फर्क क्या थी इन दोनों में? ब्रिटिश इंडिया इट वॉज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, यानी अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने अपने गवर्नर्स वहां पे रखे थे, अंग्रेजों ने अपने चीफ कमिश्नर्स वहां पे रखे थे, अंग्रेज ने अपने गवर्नर जनरल वहां पे रखा था, ठीक है ना दोस्तों। और प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है जहां पे इंडिपेंडेंटली, जहां पे इनडायरेक्टली, यानी देखो दोस्तों क्या, यहां पे अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करूंगा तो इट वाज एन प्रिंसली स्टेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम। प्रिंसली स्टेट का मतलब यहां पे अपना राजा था। कौन था? महाराजा हरी सिंह। और महाराजा हरी सिंह यानी इट वाज एन ऑटोनॉमस स्टेट, ये ऑटोनॉमस स्टेट थी, लेकिन क्राउन किसका था? ऊपर दबाव किसका था? ऊपर यहां पे हुक्म कौन चलाता था? वो था अंग्रेज, ठीक है ना। यानी राजा तो अपना था, अपना देशवासी था, अपने स्टेट का कोई बंदा था, गवर्नर नहीं था, अंग्रेजों का नहीं था, बल्कि अपना था यहां पे राजा। लेकिन उस राजा को भी कभी कभार मानना पड़ता था अंग्रेजों। दैट्स मीन्स प्रिंसली स्टेट। सो जम्मू एंड कश्मीर वाज ए प्रिंसली स्टेट। खैर अब क्या हुआ, जब इंडिया आजाद हो गया, अब जब अंग्रेज यहां से चले गए तो पाकिस्तान बन गया, और जितने भी सारे प्रिंसली स्टेट्स थी उनको यह बोला गया कि यू आर फ्री, आप पाकिस्तान के साथ भी रह सकते हैं, आप इंडिया के साथ अगर चाहो तो यहां रह सकते हैं, या अगर आप ना पाकिस्तान ना इंडिया, आप फ्री रह सकते हो, तो अपना राय दो। बहुत सारी स्टेट्स ने बोला कि हम इंडिया के साथ रहेंगे, बहुत सारी प्रिंसिपल स्टेट्स ने बोला कि हम इंडिया के साथ रहेंगे, तो वो इंडिया के डोमेन में चली गई, ठीक है ना। सो इंडिया ने अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 इनको अपने अंदर कर दिया। सो आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया के जितने भी सारे स्टेट्स है वो आर्टिकल 1 में आते हैं कि कौन कौन सी स्टेट इंडिया में आती है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब तक बात क्या है, इंडिया और पाकिस्तान बन गया। अब बहुत सारी स्टेट्स ने बोला कि हम इंडिया में आएंगे, तो वो इंडिया में चली गई। सो आर्टिकल 1 उन पे भी लागू, ठीक है ना। और बहुत सारी प्रिंसिपल स्टेट ने बोला कि हम पाकिस्तान के साथ चलेंगे, तो वो पाकिस्तान के साथ हो गई। लेकिन बची 3 स्टेट्स, एक जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा जूनागढ़, और नंबर 3 हैदराबाद, ठीक है ना दोस्तों।
हैदराबाद को भी बाद में और जोनागढ़ को बाद में, इन दोनों को पुलिस एक्शन एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए, पुलिस एक्शन के जरिए इनको क्या किया गया, इंडियन डोमेन के अंदर इनको, फिर ये इंडियन डोमेन के अंदर आ गए। अब बची कौन, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर टस से मस नहीं हुई, जम्मू एंड कश्मीर पे पुलिस एक्शन नहीं चला। अब जम्मू एंड कश्मीर मान ही नहीं रही थी कि हम इंडिया के साथ रहे या पाकिस्तान के साथ रहे, तो ये चाहती थी कि हम इंडिपेंडेंटली फ्री रहे, ठीक है ना। लेकिन बात तब बिगड़ गई दोस्तों जब यहां पे पाकिस्तान की फौज आ गई, पाकिस्तान के ट्राइबल मेन्स आ गए जिन्होंने यहां पे हमला किया, और यहां से हरी सिंह जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, वहां से प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करते हैं और उनको बोलते हैं कि अरे भाई आप आ जाओ इंडिया, आप आ जाओ जम्मू एंड कश्मीर, हमें वहां से बचा लो क्योंकि पाकिस्तानी फौज हम पे आ रही है, हमें कब्जा कर रही है और वो हमको छीन लेगी, हमारे पास अपनी आर्मी भी नहीं है, ठीक है ना। तो इंडिया कहती है उसे ठीक है हम आएंगे, वहां पे हम अपनी फौज लेके आएंगे, लेकिन कम से कम आप हमसे क्या रिश्ता रखेंगे। तो हरी सिंह वहां पे उनके साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि मैं एक्सीड करता हूं, मैं ये मानता हूं कि मैं आपके डोमेन में आ रहा हूं। तो दोस्तों जब उन्होंने बोला कि मैं हम आपके डोमेन में आ रही है, दैट मीन्स आर्टिकल 1 अप्लाई होता है जम्मू एंड कश्मीर पे, ठीक है ना। अब बात आती है आर्टिकल 370 कैसे आ गया दोस्तों। बाद में जब धीरे धीरे यहां पे इंडिया आया, उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 1 के अंडर जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के डोमेन में चला गया, लेकिन वहां पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते वक्त हरी सिंह ने बोला कि ओनली 3 कंडीशंस पे, यानी ओनली 3 चीजें आप मुझ पे हुक्म चलाओगे, बाकी कोई भी चीज नहीं चलेगा। 1 इज डिफेंस, अनदर इज एक्सटर्नल अफेयर्स एंड नंबर 3 इज कम्युनिकेशन। यानी डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन का हक पूरा का पूरा इंडिया को रहेगा, बाकी जितने भी लाज है वो जम्मू एंड कश्मीर के पास रहे थे, ठीक है ना दोस्तों। उधर बाद में क्या होता है, यानी अगर इंडिया में आर्मी के मुतालिक कोई लॉ बनता था, दैट मीन्स दैट वाज एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। अगर कम्युनिकेशन के मुतालिक कोई इंडिया में लॉ पास होता था, दैट मीन्स दैट वाज डायरेक्टली एप्लीकेबल टू द जम्मू एंड कश्मीर। और अगर एक्सटर्नल अफेयर्स के मुतालिक कोई लॉ बनता, दैट मीन्स दैट वाज डायरेक्टली एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सर बाकी लॉज का क्या, बाकी जितने भी लॉज है, फॉरेस्ट, एजुकेशन, जीएसटी, इकोनॉमिक्स, जितने भी सारे लॉज थे, दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट खुद अपने लिए लॉज बनाती, इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर के पास अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है ना दोस्तों। फिर बीच में आता है आर्टिकल 370। बाद में क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे, जब मैं उतना नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि हमें यहाँ पे जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ना है, वरना तो ये टॉपिक ज्यादा खींचेगा। तो अब क्या आएगा, आर्टिकल 370 वजूद में आता है। कैसे, फिर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर के जो वहां पे हरी सिंह थे, उनके साथ क्या होता है, गठबंधन होता है थोड़ा सा। और इंडिया के साथ आपके क्या रिलेशंस है, इंडिया के साथ आपके क्या रिलेशंस है, ये हम क्या लिखेंगे, ये बोला उस टाइम के प्रेसिडेंट जो जवाहरलाल नेहरू थे, उसने बोला हरी सिंह को और शेख अब्दुल्ला को, ठीक है ना। और यहां पे उस टाइम थे शेख अब्दुल्ला, ठीक है ना दोस्तों। अब शेख अब्दुल्ला ने बोला कि हम आर्टिकल 370 आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डालो, और उसी आर्टिकल 370 के जरिए से it will be the relation, it will decide the future and the relation between India and Jammu and Kashmir। यानी यही आर्टिकल 370 किसने बोला, शेख अब्दुल्ला ने बोला कि आप आर्टिकल 370 बनाओ। किसको बोला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोला कि आप आर्टिकल 370 बनाओ, और इसी आर्टिकल 370 के जरिए हमारा यानी जम्मू एंड कश्मीर का और इंडिया का रिलेशन तय हो जाएगा। यानी 370 वाज जस्ट ए टनल क्या थी वो मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। आर्टिकल 370 में क्या लिखा है थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाऊंगा। आर्टिकल 370 में ये लिखा है, आर्टिकल 370 किसका है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है कि अगर डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स के अलावा, डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स के अलावा कोई भी ऑर्डर यानी कोई भी लॉ बनाना है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पे, तो क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालेगा। प्रेसिडेंट क्या निकालेगा, प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालेगा दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालेगा। इसके बाद ये जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में, और जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली उसको बोलेंगी हाँ ठीक है लागू करो, तो ये लागू हो जाएगी। जैसे कि आपने जीएसटी वाला फंडा देखा था दोस्तों। अजान हो रही है, अजान के बाद पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्या मैंने बोला आर्टिकल 370 इज ए टनल,
यानी आर्टिकल 370 डिसाइड करेगी फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर। देखो दोस्तों, आर्टिकल 370 में क्या लिखा था? आर्टिकल 370 में लिखा था कि अगर हमने यानी इंडिया को जम्मू एंड कश्मीर पे लॉज बनाने हैं रिगार्डिंग कम्युनिकेशन, डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, ये तीन तो लागू थे जम्मू एंड कश्मीर पे, तो ये क्या करेंगी? यानी प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालेगा, प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर निकालेगा। इसके बाद ये ऑर्डर पहुंचेगा जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में। जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली यहां पे इसको कंसल्ट करे, यानी प्रेसिडेंट यहां पे कंसल्ट करेगा, यहां पे जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव को कंसल्ट मतलब सिर्फ कंसल्ट करेगा, पूछेगा, क्योंकि इस पे तो अथॉरिटी है ना इंडियन गवर्नमेंट को, तो डायरेक्टली ये इस पे लॉज बना सकते हैं। दूसरी बात, क्या होगा अगर इन तीन मामलों के बगैर इंडिया लॉज बनाना चाहेगी जम्मू एंड कश्मीर पे? तो उसको गुजरना पड़ेगा आर्टिकल 370 के टनल से। देखो दोस्तों, क्या ये है आर्टिकल 370 की टनल, ये है इंडिया और ये है जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों एग्जांपल बताऊंगा जीएसटी की। जीएसटी लागू करना था, पूरे इंडिया में लागू हो रहा था जीएसटी, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर वो आखिरी स्टेट थी जिसमें बाद में लागू हुआ। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 370 में तो यही लिखा है ना कि अगर अब कोई और होगा, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन के बगैर कोई और लॉ होगा जो इंडिया पे बनाना है, जैसे कि अभी जीएसटी पे लॉ था, तो इसमें क्या होगा? इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी? वहां पे प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालेगा, वो ऑर्डर कॉपी पहुंचेगी जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली उसको अगर बोलेगी हाँ ठीक है भाई लागू करो, तब जाके इंडियन गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर पे लागू कर सकती थी। इसीलिए हम देखेंगे कि बिल्कुल एक हफ्ते के बाद, जब पूरे इंडिया में जीएसटी लागू हुआ, लेकिन एक हफ्ते के बाद फिर जम्मू एंड कश्मीर में लागू हुआ। क्यों? क्योंकि उस एक हफ्ते में जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली ने उनको बोला अरे भाई ठीक है आप यहां पे लागू कर सकते हैं, करो लागू, तो फिर बाद में उन्होंने लागू किया। ये थी दूसरी बात। अब तीसरी बात कि आर्टिकल 370 कैसे हटेगा? ये टनल थी, ये जो रिलेशन थी इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर के दरमियान, ये खुद लिखा है आर्टिकल 370 में कि आर्टिकल 370 को कैसे हटाया जाएगा। तो वहां पे बिल्कुल लिखा है कि अगर आप चाहोगे कि आर्टिकल 370 हटाना है, उसके लिए आर्टिकल 370 में ही लिखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखो दोस्तों लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, मैं बात कर रहा हूं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने यहां पे जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, वो असेंबली आज वो नहीं है, वो 1946 में ही डिसॉल्व हो गई थी दोस्तों, ठीक है ना, सॉरी 1956 में, वो 1956 में ही डिसॉल्व हो गई थी। उन्होंने जेएंडके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर जाके उन्होंने खुद को डिसॉल्व किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही डिसॉल्व हो गई। और उन्होंने ये नहीं बोला कि आर्टिकल 370 का क्या करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर के साथ क्या होगा। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बस बाद में फिर डिसॉल्व हो गई। तो आर्टिकल 370 कैसे हटेगा? उन्होंने ये बताया है, आर्टिकल 370 में ही लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के प्रेसिडेंट को न्योता भेजेगी, बोलेगी अरे प्रेसिडेंट भाई हम चाहते हैं कि आर्टिकल 370 हटा दो, अब पूरा का पूरा कंट्रोल इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर पे कर दो। तो कौन बोलेगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलेगा। किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है ना, अरे भाई आ जाओ हटा दो यहां पे 370 को, ठीक है ना। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेगी रिकमेंड प्रेसिडेंट को ये न्योता भेजेगी, फिर जाके प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालेगा और फिर जाके आर्टिकल 370 खत्म हो जाता। लेकिन दोस्तों अब कहानी में ट्विस्ट आ गया। अब कहानी में ये ट्विस्ट है कि सर अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो यहां नहीं थी, वो तो 1956 में ही डिसॉल्व हो गई थी, फिर उनकी जुर्रत कैसी हुई आर्टिकल को ब्रेक करने की, 370 को हटाने की? सर माजरा क्या है, फंडा क्या है, हमें समझाओ। तो हम है ना, हम समझाएंगे दोस्तों आर्टिकल 370 कैसे ब्रेक हो गया। फिर देखो दोस्तों, ये तैयारियां चल रही थी 2-3 साल पहले से ही, जो बीजेपी के दिमाग में जो यहाँ पे गर्मी चल रही थी वो 2-3 साल पहले ही चल रही थी। उनके दिमाग में ये चीजें चल रही थी कि कैसे हटाएंगे आर्टिकल 370 को, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ही नहीं, कैसे हटाएंगे। तो यहां पे एक आर्टिकल होता है दैट्स कॉल्ड इंटरप्रेटिंग आर्टिकल। दोस्तों इंटरप्रेटिंग आर्टिकल का मतलब होता है कि अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा आर्टिकल जो आपको समझ ही नहीं आएगा, तो आपको क्या करेंगे, आप जाएंगे प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट को हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 367 ने, जिसे हम इंटरप्रेटिंग आर्टिकल कहते हैं, ये ताकत दिया है कि प्रेसिडेंट साहब इनको समझाओ इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो जब
जब यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब ढूंढा गया कि जम्मू एंड कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो है ही नहीं, इसका मतलब क्या है अब, तो ये लोग चले गए प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। किसने बोला? प्रेसिडेंट ने। प्रेसिडेंट ने कैसे बोला? क्योंकि प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है। प्रेसिडेंट को किसने अथॉरिटी दिया? आर्टिकल 367 ने। आर्टिकल 367 ने प्रेसिडेंट को अथॉरिटी दी कि प्रेसिडेंट साहब आपके पास इंटरप्रिटेशन पावर है, आपके पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है, आप किसी भी लफ्ज कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी लफ्ज को आप डिकोड कर सकते हैं, आप उसका माने बता सकते हैं। तो प्रेसिडेंट ने बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो जम्मू एंड कश्मीर में है नहीं अभी, इसका मतलब है वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है ना? ठीक है। लेकिन अब मेरे स्टूडेंट्स फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे सर ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली को वो लोग पूछते, लेजिस्लेटिव असेंबली उनको बोलती, फिर किसको ताकत थी ये? अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेसिडेंट ने बोला इसका मतलब है लेजिस्लेटिव असेंबली, तो लेजिस्लेटिव असेंबली को ताकत थी कि ये न्योता भेजती इंडिया के प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस आर्टिकल को हटा दे। लेकिन क्या आपको लगता है जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली ने उनको न्योता भेजा, प्रेसिडेंट को न्योता भेजा? अरे भाई नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये आर्टिकल हटाया गया तब यहां पे कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी, तब यहां पे प्रेसिडेंट रूल था। ठीक है ना दोस्तों? देखो क्या हो गया, देखो देखो दोस्तों क्या हुआ। यहां पे ये हुआ कि 2018 में जब यहां पे जून में ही यहां पे बीजेपी और पीडीपी की कोalition थी, वो ब्रेक हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई, तो यहां पे गवर्नर रूल लग गया। गवर्नर रूल ज्यादा से ज्यादा 6 महीने चलता है। तो जब 6 महीने के बाद यानी अब को क्या आया? दिसंबर 2018। ठीक है ना? दिसंबर 2018 तो किसकी हुकूमत आ गई? डायरेक्ट यहां पे प्रेसिडेंट की हुकूमत आ गई, क्योंकि 6 महीने तक यहां पे गवर्नर रूल रहेगा, इसके बाद 6 महीने के बाद प्रेसिडेंट रूल रखता है, जब कहीं पे कहीं पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होती है। ठीक है ना? किसी स्टेट में, फिर वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगता है। तो अब यहां पे प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो प्रेसिडेंट ने उसी टाइम बोला था कि लेजिस्लेटिव असेंबली इज इक्वल टू पार्लियामेंट। अगर हमने जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली ढूंढनी है, यहां पे तो है नहीं, तो इसका मतलब है पार्लियामेंट। और अगर हम यहां पे गवर्नर ढूंढेंगे तो गवर्नर का मतलब होता है प्रेसिडेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है पार्लियामेंट। ठीक है ना दोस्तों? अब यहां पे तो बात साफ आ गई। सो अब देखो जहां पे हम मैथ में करते हैं ना, दिस इज ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, इसका मतलब है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। इसी तरह से इन्होंने भी ये किया, मैथ फार्मूला लगाए। देखो इन्होंने क्या किया। अब तो 2018 में ही प्रेसिडेंट साहब ने बोला था, प्रेसिडेंट रूल में ही बोला था कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का मतलब है पार्लियामेंट और गवर्नर का मतलब है प्रेसिडेंट। देखो दोस्तों ये तो बात साबित हो गई थी। और यहां पे प्रेसिडेंट ने बोला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। सो इफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जेएंडके, मगर 2018 में ही बोला गया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जेएंडके का मतलब है पार्लियामेंट, क्योंकि अगर जेएंडके में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी तो इसका मतलब है पार्लियामेंट, इसका मतलब है पार्लियामेंट। तो दैट मींस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज इक्वल टू लेजिस्लेटिव असेंबली इज इक्वल टू पार्लियामेंट। सो अब पूरे ताकत पार्लियामेंट को कि वो न्योता भेजेगी प्रेसिडेंट को कि हमें आर्टिकल 370 खत्म करो। प्रेसिडेंट बोलेगा ठीक है, प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालेगा और प्रेसिडेंट आर्टिकल 370 खत्म करेगा। तो वही हुआ 5 अगस्त 2019 को, तो वही हुआ, आर्टिकल 370 को खत्म किया गया। बेसिकली आर्टिकल 370 अभी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसके जो क्लास है, जो प्रोविजन है, जो वहां पे आर्टिकल के अंदर चीजें भरी थी वो खत्म की गई। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेसिडेंट को न्योता भेजा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट को न्योता भेजा, प्रेसिडेंट साहब हमारा 370 खत्म करो, और प्रेसिडेंट ने ऑर्डर निकाला। उस ऑर्डर का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पे मैंने लिखा भी है दोस्तों, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। और इसी ऑर्डर के जरिए आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया, हटाया गया आर्टिकल 370। अब जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो इसका मतलब है ना दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अब सारी चीजें, अब आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 465 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहां जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई होगा। ठीक है ना? अब मत पूछना है जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली क्योंकि हम ये लॉज आप पे बनाएंगे या नहीं। ठीक है ना? और इसीलिए उन्होंने एक्ट बना डाला, उन्होंने अब सारी चीजें जम्मू एंड कश्मीर पे लागू तो हो गई, तो जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ा गया, यूटीज बनाई गई। ठीक है ना दोस्तों? और अब जाके आपको समझ आ रहा होगा कि आर्टिकल 370 कैसे हटाया गया। ठीक है ना? ओके दोस्तों, इसके आगे हम कल के लेक्चर से अब स्टार्ट करेंगे जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ये तो डेमो लेक्चर से इसीलिए थोड़ा सा कम पढ़ा रहा है।